पापा मिसिल बहुत बहुत धन्यवाद। स्लो मोड ऑन है और साथ में ऑन है सब्सक्राइबर मोड। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं, आपको सही तरह से ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। नितिन जोशी की झूठी चाल का पता चला क्या? अभी चलेगा सर, अभी नहीं चला। ठीक है, किसी ने नहीं कहा तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऑडियो वीडियो के सबसे पहले आपको लाइक करना, लाइक करने के बाद शेयर करना, जिनसे शेयर करें उनसे भी कहना लाइक करना। ठीक है, चलिए, जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आपको अपनी फ़ीस भरनी है, उसको भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। इसके अलावा गूगल पे डायरेक्टली आप जो इसमें सुपर चैट करते हैं वो ऑप्शन भी दो यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/n शुक्ला इन पर चले जाइए, चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अंदर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि लिंक नहीं खुलती है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में जाकर @n शुक्ला इनको सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर पर @NSO365 लिखेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम कूश शेयरचैट और ट्विटर पर @n शुक्ला इन को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन इस पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए और गैप पर @नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म जिसकी लिंक आपको दी हुई है, उस गूगल फॉर्म की लिंक को बहुत ध्यान से भर दीजिएगा क्योंकि वो लिंक आपके काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, यानी टेलीग्राम चैनल और गूगल फॉर्म की लिंक, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज किन्हीं सज्जन ने मुझे फ़ोन किया और कुछ बातें ऐसी जो लोग बार बार भूल जाते हैं या मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को ज़रा दूर कर दें। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या हमको जो लाइव ख़त्म हो गया उसके बाद भी लाइक करना है? हाँ बिल्कुल, लाइव ख़त्म होने के बाद जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी देखना है कि अगर उनका लाइक नहीं हुआ है तो उसको लाइक कर देना है। ठीक है ना, अगर लाइक हट गया है तो पहली बात। दूसरी बात, जब लाइव ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कमेंट अवश्य करें जाने से पहले। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरी बात, उन लोगों के लिए जो लोग अगले दिन सुबह देखते हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, उन सभी के लिए कि आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, लाइक आवश्यक रूप से लाइक करें इसको। ठीक है, जितने भी वीडियो आप देखते हैं, और कमेंट भी आवश्यक रूप से करें। जो भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कुछ भी तो उसका कमेंट करें, राइट। तो ये दो तीन चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं बार बार, कुछ लोग ये भी बार बार कन्फ्यूजन में हैं जो डायरेक्ट पेपाल पर या डायरेक्ट भीम यूपीआई या तमाम सारे फ़ोन पे पेटीएम से करते हैं कि हम मेंबर हैं क्या। जी हाँ, आप मेंबर हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर मेंबर नहीं हैं। जो यूट्यूब पर एक बैच जो आता है, अलग से एक नंबर लिख कर आता है किसी के नाम के बगल से, वो आपको नहीं मिल सकता। वो इसलिए नहीं मिल सकता कि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। यूट्यूब एक अलग कंपनी है जिसने यूज़र के मतलब आप लोगों के हाथ में और हमारे हाथ में, क्रिएटर के हाथ में कुछ भी नहीं दिया है। हम चाहकर भी आपको यूट्यूब पर मेंबर नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपको मेंबर बना दें। अगर आपको मेंबरशिप लेनी तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब पे जॉइन बटन दबाकर। अगेन वो 50% का डिडक्शन होता है, इसलिए हम उसमें किसी को बोलते नहीं जाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है। तो यूट्यूब और पेपाल और ये जितने भी बाकी चीज़ें हैं सब अलग अलग कंपनियां हैं सर, सब अलग अलग है। ठीक है, जिनको मेंबरशिप वाली बात है कि नाम के आगे वो बैच चाहिए, वो उनको यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। ना तो हम किसी को मेंबर बना सकते हैं और ना ही हम किसी को मेंबरशिप से हटा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत क्लियर हैं। ठीक है ना, ये हमारे हाथ में दिया ही नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रामनारायण सर जी, बजाते रहो सर जी, बजाते रहो। मुनीष जी धन्यवाद। हेमंत शाह जी नमस्ते। ठीक है, तो ये क्लियर है सब लोगों को। दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई, मेंबरशिप से रिलेटेड क्लियर हो गई, और लाइक करना है या नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप वीडियो खोल कर देखें, आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर ऑलरेडी दबाया हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ से करें? ये एक बड़ा वो रहता है। लोग कहते हैं सेहत, हाँ सेहत का तो अब मामला लगभग चला गया, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर भी कुछ लोग बहुत सजग हैं, और सजग हैं और उतनी ही सजगता से काम भी कर रहे हैं, उनकी बात भी करेंगे। अविनाश आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है ना। तो ऐसे एक सजग सजग प्रहरी से मिल लीजिए, वो मैं भी चौकीदार हूँ वाले से। आइए ज़रा इनसे मिलिए पहले। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, सुने। हाय, हाथ मिला ले। हाय हाय, हाथ मिला ले। हाय हाय, हाथ मिला ले। मोदी जी ने मना किया है भैया हाथ मिलाने से, तो वो अपनी सजगता पे बिल्कुल बरकरार हैं और बहुत अच्छी बात है। बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। शक्ति प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश जी धन्यवाद। जय हिंद सर, लाइक डन ऑलवेज फर्स्ट, गुड, बहुत अच्छी बात है। विजय सारथी जी धन्यवाद। तो साहब मोदी जी ने मना किया इसलिए हाथ नहीं मिलाएंगे, कमाल है साहब, मोदी जी का बड़ा जलवा है। चलिए, तो अब आज के ज़माने में जब ये इतना कोविड वगैरह फैल गया है, तब क्या करें। बाहर आना जाना सब बंद, फिर से बंद हो जाएगा। उसका एक उपाय ढूंढा है। जैपनीज़ हर मामले में बहुत आगे रहते हैं। तो टोक्यो का एक रेस्टोरेंट है, उनके यहाँ फुटफॉल ना गिरे उसका उन्होंने एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढा जिससे वाकई में उनके फुटफॉल नहीं गिरा। कितना भी बाहर कोविड फैलता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन उनके रेस्टोरेंट्स में अभी भी वही हाल है जो पहले था, और इनफैक्ट और बढ़ गया। लोग बुकिंग करके आते हैं, पूछ कर आते हैं जगह है या नहीं है। क्यों ऐसा, ज़रा इसको देख लीजिए। ये कुछ नया सिस्टम है साहब। ऊपर लाइट लगी है और लाइट से जैसे ही कोई कस्टमर आकर बैठता है ये खींच देते हैं, तो ये पूरा कस्टमर जो है इसमें कवर हो जाता है, और जैसे ही कस्टमर चला जाता है इसको वापस ऊपर कर देते हैं और फिर इसको सैनिटाइज कर देते हैं। सो दिस इज़ द वे दे आर डूइंग इट। नीचे खाने की प्लेट लगा दी और ये आइसोलेटेड चेम्बर टाइप बना दिए। तो बड़ा ही गज़ब का आइडिया बड़ा ही गज़ब का आइडिया है इनका। विपिन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हैं, जलवा आपका भी भरपूर है। नहीं सर, सब चल रहा है बस काम। तो आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ऐसा भी है साहब, सब लोग अपने अपने तरीके से नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, और किसी न किसी प्रकार से कोविड से लड़ने का हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। हर आदमी अपनी तरफ से उसका एक अलग ही संकल्प है, एक अलग ही डेडिकेशन के साथ वो लड़ रहा है, और ठीक भी है, होना भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। बिकॉज़ अगर सही तरीके से हम काम नहीं करेंगे तो फिर परेशानी में पड़े रहेंगे। इतनी ठंड में केवल शर्ट, सर मैं तो घर के अंदर बैठा हूँ, लोग बाहर जो लोग खड़े हैं उनको जैकेट की ज़रूरत है ना। रामश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो तो ये कुछ चीज़ें जो आपके सामने, और जैसा कि हमने कहा आपसे, जैसा कि हमने कहा कि सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, सबके अपने अपने प्रयास हैं। सो इट इज़ रियली वंडरफुल टू सी दीज थिंग्स हैपनिंग एवरीवेयर। प्रणाम प्रणाम, जय श्री राम सभी को। गुरुदेव, पाकिस्तान के नौसेना बेस तुर्बत एफसी के 2 बेस पे लगभग 200 के मारे जाने और 3 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने का समाचार मिला। एक जनरल भी मारा गया। जी शिव ट्राइडेंट जी, कल भी इस बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। कल भी हमने इस बारे में चर्चा करी थी और हमने बताया था कि ये कुछ चीज़ें चल रही हैं।
और करीब 100 के आसपास जवान कल ही मार दिए गए थे उनके, बचे कुचे। आज भी उसी प्रकार से जो युद्ध है वो चल रहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, BLA के साथ, और उसी का खामियाजा पाकिस्तान को लगातार भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। पाकिस्तान ने जो अत्याचार जो किए हैं वो पाकिस्तान को उसका कहीं ना कहीं तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसके बाद शायद पाकिस्तान सुधर जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इसके बाद सुधर जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा। खैर, तो कोविड की बात चल रही थी साहब। ये कोविड का नया, कोविड के अनुरूप ढलने का एक जुगाड़, ये रेस्टोरेंट इस प्रकार से, देखिए कितने इनोवेटिव आइडिया हैं। ये सब इंडियंस भी कर सकते हैं, पर हम लोग का दिमाग नहीं चलता ना, इतना सारा दिमाग हम लोग का नहीं चलता है। ठीक है ना। तो ये करते रहेंगे और इसी प्रकार से जो है सारा अपना व्यापार भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी वेरी गुड। तो ये तो ही एक तरह की बात कि कोविड से कैसे लड़ना है, पर अपने जीवन शैली कैसे जीनी है उसके लिए भी बता रहे हैं। बाबूजी हैं 126 साल की उम्र है इनकी, 126 ईयर्स। आइए ज़रा देखें। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आप जिन बाबा को देख रहे हैं उनकी उम्र 80-90 नहीं, पूरे 126 साल है। और सबसे खास बात यह है कि काशी के शिवानंद बाबा को मोदी सरकार ने देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। वाराणसी के कबीर नगर इलाके में रहने वाले बाबा शिवानंद 126 साल की उम्र में भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आधार कार्ड और पासपोर्ट पर उनकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। इस लिहाज से वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान है। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान के चितेसु वतनाबे के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। पद्मश्री अवार्ड मिलने से शिवानंद बाबा बेहद खुश हैं। उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। What is your age? Age 126, 126 running. Today you got Padma Shri Award. How much happy you are? I am happy in this sense that people in general will benefited. Baba, what you want to say about our Prime Minister Modi, who gives Modi- you Padma Shri Award? Modi is thinking for the country. शिवानंद बाबा सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। वो हर दिन सुबह 3 बजे शिवानंद बाबा सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। ये चक्कर है, सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। और अपन लोगों को गरिष्ठ भोजन चाहिए, चटखारे चाहिए, चाट चाहिए। चाट भी कौन सी वाली, गोलगप्पे कौन से, वो एसिड वाले मार्केट वाले। मसाले चाहिए। और सुनिए और क्या करते हैं। वो हर दिन सुबह 3 बजे उठकर योग करते हैं। उसके बाद पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। This is when I get up from my bed 3 o'clock, then I take bath and yoga. Yoga for 1.5 hours. Then I practice drop bhajan. Then I take walking for 1 hour. शिवानंद बाबा ने बताया कि वो फल और दूध का सेवन नहीं बल्कि सिर्फ उबला हुआ भोजन करते हैं। वो भी कम नमक वाला खाना खाते हैं। इस वजह से वो 126 सालों से जिंदा और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शिवानंद बाबा का कहना है कि जीवन सामान्य तरीके से जीना चाहिए। शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने की वजह से वो पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग है। चलिए भैया वो लोग भी सुन लें जो लोग बाकी सारे खाने खाते हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि मीट खाने से ही ताकत आती है, तो 126 साल से जी रहे हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करके। वो लोग भी सुने जो लोग खूब सारे मसाले डालते हैं, खूब चटपटा खाना खाने का शौक़ है जिनको। तो बिना मसाले का उबला हुआ खाना खा रहे हैं और मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है। करण वाघेला जी की ग्रेट एनालिसिस सीरीज ऑन अफगानिस्तान इशू एंड सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ पीएम मोदी सर इज आउटस्टैंडिंग, हेड्स ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। विजय प्रकाश जी कहते हैं 3-3 घंटे लगातार न्यूज़ एनालिसिस करना आसान नहीं होता और बिना पलक झपकाए सब सुनता रहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे ख्याल से
अगर मीडिया जगत की भी बात कर लें तो अभी शायद सबसे लंबा लाइव या सबसे लंबा एपिसोड, पिछले कुछ एपिसोड हमारे ही गए। 3 घंटे का प्रोग्राम शायद नेशनल मीडिया पर भी कोई नहीं करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कोई नहीं करता है। तो खैर, फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर भी कुछ लोग गाली देते हैं। हम कहते हैं कंपटीशन करो, तुम 4 घंटे का करो। चलिए, तो आगे चलते हैं साहब। और आगे जो न्यूज़ है वो आगे न्यूज़ इस प्रकार से है कि आज एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आ रही है वो एक पुरानी खबर आ रही है। और पुरानी खबर क्या है उसको भी हम देखेंगे। तमाम सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं तो उसमें कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये खबर तो पुरानी हो गई, इसका क्या है। लेकिन कभी कभी खबर ना कभी पुरानी नहीं होती, लगातार नॉन स्टॉप चलती ही जाती हैं। और ऐसी कुछ खबर होती हैं जिनको हमको लगातार फॉलो अप करना होता है। और ऐसी ही एक खबर जिसको हमको फॉलो अप करना है, करना चाहिए, वो अब हमारे सामने है। और वो खबर है मालेगांव ब्लास्ट से रिलेटेड। सबको याद होगा मालेगांव ब्लास्ट, कोई ऐसा तो है नहीं जिसको मालेगांव ब्लास्ट के बारे में मालूम नहीं होगा। 2008 में ये मालेगांव बम धमाके हुए थे। शब-ए बारात कुछ तो भी निकलनी थी, उस समय की बात है। 9:30-35 की बात थी ये, शाम को। और उस समय धमाके हुए थे। धमाका जिस बाइक में हुआ वह LML फ्रीडम बाइक थी और वो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। किसी ज़माने में उन्होंने किसी को बेच दी। गलती सिर्फ इतनी सी करी कि ट्रांसफ़र नहीं कराई और इसकी वजह से उन्हें लगभग 10 साल जेल में काटना पड़ा। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, बहुत यातनाएं सही, सब कुछ सहा, सिर्फ एक गलती की वजह से। समझिए एक चूक कितना भारी पड़ती है। अभी हमारे एक मित्र और हैं दिल्ली में, उन्होंने गाड़ी बेच दी लॉकडाउन के समय पे, अच्छे पैसे मिल रहे थे, गाड़ी बेच दी, बल्ले बल्ले हो गई। गाड़ी पकड़ी गई राजस्थान में, गांजा पकड़ा गया उसमें 40 किलो, भागे फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ जमानत कराते हुए। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी ना बेचे, तब तक ना बेचें जब तक कि वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। गाड़ी बेचने का एक सिंपल सा क्लियर हिसाब ये होता है कि आप सामने वाले से पैसे ले लें, जमा करा लें अपने पास, गाड़ी के ट्रांसफ़र लेटर सारे साइन करा लें, उससे साइन करा लें, उसके साथ अगले दिन RTO जाएं, हाल के हाल नाम ट्रांसफ़र कराएं और जब नाम ट्रांसफ़र हो जाए तब आप डिलीवरी दें। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे अगर आपने गाड़ी बिना उसके। हमने कईयों बार गाड़ी नहीं बेची, कटवा दी, सिर्फ इसी कारण से। लोग नहीं तैयार हुए, नहीं उसको हम अभी ले जाते हैं, हम पर विश्वास नहीं किया। नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए आप लोग कोई मीठी मीठी बातों में मत आइएगा, इमोशनल ब्लैकमेल में मत फंसिएगा। अरे आप तो मुझे जानते हो, मुझ पर विश्वास नहीं किया, 2 दिन के लिए दे दो, अभी ट्रांसफ़र हो रही है। नहीं, जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तब आप लेके जाइए गाड़ी, तब आपकी होगी, तब तक आपकी गाड़ी नहीं है। तो इसे एक चूक से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो हैं उनको बहुत लंबा नुकसान उठाना पड़ा। और आज एक एक कर परत दोबारा खुल रही हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008, एक और गवाह मुकरा, कोर्ट से कहा ATS ने मेरा कर लिया था अपहरण। देखिए ये 17वां या 18वां गवाह है, 17वां या 18वां गवाह है जिसने लगातार, सब लोग जो है ATS पर आरोप लगा रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। और ATS पर क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमको उठा लिया था, अगवा कर लिया था हमको, और अगवा करके हमको मार पीट कर हमसे ज़बरदस्ती बयान लिखवाए गए। और बयान में क्या लिखवाया गया? फिर वही बात, वही चीज़, RSS वालों के नाम ले दो। इस पूरे एपिसोड में एक नाम था, तमाम धमाकों में, तमाम इन सब में एक नाम जोड़ने के प्रयास हो रहा था और RSS का नाम जोड़ने का प्रयास हो रहा था। इंद्रेश कुमार, इनको फंसाने का प्रयास हो रहा था। इनके बाद अगला टारगेट जो था वो RSS के प्रमुख, RSS के चीफ यानी सरसंघचालक, उनको फंसाने का प्रयास था। लेकिन फंसा नहीं पाए, बाकियों को तो फंसा लिया, इनके खिलाफ में कुछ भी 2 नंबर में भी नहीं कर पाए। आइए 14 साल पहले मालेगांव ब्लास्ट विस्फोट सुनवाई के दौरान गवाह आज अपने बयान से मुकर गया।
मुकरने वाला 17वां गवाह है जिसने गवाही देने से इनकार कर दिया। 17वें गवाह ने अदालत में महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे 3-4 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। गवाह का आरोप है कि एटीएस ने इस मामले में जबरन आरएसएस नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि चल क्या रहा था इस देश में। ज़बरदस्ती आरएसएस का नाम ले दो। किसकी सरकार थी 2008 में? समझ जाइए आप। शरबन सरकार कहते हैं सर प्लीज सजेस्ट मी सम बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। सर संडे को बात करते हैं इस बारे में ना। तो ये चल रहा था। चलिए, मालेगांव विस्फोट मामला, मुकरा 17वां गवाह भी, कहा एटीएस ने कर लिया था मेरा अपहरण। 17वां गवाह भी मुकर गया भाई। तो बड़ा गजब का मामला है। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह कि जो लोग आए थे, जो लोग बाहर से आए थे और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो असल आतंकवादी थे, भाई वो असल आतंकवादियों को तो कुछ हुआ ही नहीं। सबसे मज़े की बात है कि असल आतंकवादियों को कुछ नहीं हुआ और इसके विपरीत किस पर मर दिया गया केस मर दिया गया आरएसएस के ऊपर। बड़े कमाल की बात है। गवाह का आरोप है कि एटीएस ने इस मामले में जबरन आरएसएस नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। अब आपको समझ में आया कैसे फंसे थे सारे लोग? साध्वी प्रज्ञा हों, तमाम सारे लोग हों, ये सारे लोग कैसे फंसे थे। 2008 में एक धमाका होता है। 2008 में जो धमाका होता है उसमें की कॉन्स्पिरेटर जो मुख्य अभियुक्त बताया जाता है, वो बताया जाता है किसको? कर्नल पुरोहित को। बताया जाता है कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत नाम की संस्था चलाई जिसमें कि आतंकवादी संगठन के रूप में उसको बताया गया, अभिनव भारत, कि ये आतंकवाद करने के लिए इन्होंने ये संगठन बनाया था। मज़े की बात ये कि अभिनव भारत कर्नल पुरोहित ने बनाया था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अब इसमें सारी चीज़ें देखिए। 2008 की ये घटना थी। पहले कर्नल पुरोहित को फंसाया गया। कर्नल पुरोहित कौन थे? कर्नल पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाला सेना का जवान था। उसका काम ही यही था कि आतंकवादियों से मिलना, उठना, बैठना। और उसी में सरकार ने बाद में कह दिया कि ये तो आतंकवादियों से मिलता था। तो अगर वो मिलता था तो डेली रिपोर्टिंग कर रहा था। कर्नल पुरोहित वाला एपिसोड है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, सर्च कर लीजिएगा और कर्नल पुरोहित के उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा आप सब। और मेरा निवेदन है मॉडरेटर से कि कल लिंक डाल दीजिएगा कर्नल पुरोहित के एपिसोड की, सबसे ऊपर डाल दीजिएगा ताकि लोगों को मिल जाए, दोनों को कनेक्ट कर पाएँ। तो जिस कर्नल पुरोहित को ये जिम्मा दिया गया था कि तुमको आतंकवादियों के साथ उठना बैठना है और उनकी नोहाव निकालनी है, कौन कहाँ पर कब क्या कर रहा है ये पता लगाना है, ठीक है, उसी जासूस को डबल क्रॉस कर दिया सरकार ने और कह दिया कि भाई ये तो गड़बड़ था। कर्नल पुरोहित को पहले बनाया गया, ये कहा गया अभिनव भारत कर्नल पुरोहित ने बनाया। फिर बाजी पलट गई, मज़ा नहीं आया। वो सबको मज़ा देना चाहते हैं। भारत की हर औरत को ये मज़ा देना चाहता हूँ। कमाल है, पता नहीं कौन सा मज़ा। तो उन्हें याद आया कि मज़ा तो जाएगा नहीं ऐसे, तो मज़े के लिए क्या किया जाए। तो मज़े के लिए उन्होंने एक नई टैक्टिक्स अपनाई। 1 साल बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इसमें नाम जोड़ा गया। 1 साल बाद। भाई जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन आपको पहले दिन मालूम था ना किसकी है ये बाइक, तो आपने पहले दिन क्यों नहीं उठा लिया। 1 साल बाद नाम जोड़ा जाता और 1 साल बाद ये कहा जाता भैया इस पर मकोका लगेगा। कोर्ट में ये जज साहब इसको देखते हैं, जज साहब इससे एग्री नहीं करते, बोला नहीं 1 साल बाद चार्जशीट में आप नाम इसमें डालते हो और उसके बाद में मकोका की अब बात करते हो तो मकोका नहीं लगेगा, इस पर मना कर दिया। बहरहाल मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट कहता नहीं, सिर्फ समय निकल गया या टेक्निकल उस पर ऐसा नहीं किया जा सकता, मकोका लगेगा। हाई कोर्ट मकोका लगा देता है। तो मकोका लग जाता है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इनके खिलाफ में कोई ऐसे सबूत नहीं है कि मकोका लगाया जाए, इसलिए मकोका के चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मकोका के चार्जेस ड्रॉप हो गए। है ना बड़ा मज़ेदार केस, ठीक है। सारी कहानी चलती रहती है, ठीक है ना। एंटी टेरर लॉ है सर महाराष्ट्र का अलग से। इसके बाद जब ये सारे चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं तो 2014 में जब मोदी सरकार आ जाती तो इनकी जो लॉयर होती हैं वो कहती हैं कि साहब मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है
कि मुझे जो है जो आरोपी हैं इनके ऊपर मुझे सॉफ्ट रहना है, ऐसा मेरे ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहती है, ऐसा मेरे ऊपर ऐसा मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2015 में एनआईए जब एक चार्जशीट फाइल करती है, एनआईए जब फाइनल चार्जशीट फाइल करती है तो कहती है हमारे पास इनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले हैं। एनआईए ने इस केस को 2011 में हैंडओवर ले लिया था। 2011 से लेके 2015 तक जब तफ्तीश करी तो तफ्तीश करने के बाद एनआईए को इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। फाइनली ये कोर्ट में दिया गया। इसके बाद बेल हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की और कर्नल पुरोहित की और तमाम सारे और लोगों की। धीरे धीरे एक एक करके सबकी बेल हुई और उस बेल के बाद सब लोग अब बाहर हैं। तो ये है एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको बताया कि क्या है क्या नहीं है इस पूरे केस में। और पूरे केस के लिए कर्नल पुरोहित का वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो तकरीबन 3-4 साल पुराना वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। मधु जी कहती हैं यू आर सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको मालेगांव ब्लास्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब सवाल ये उठता है ये सारे लोग एक एक करके हॉस्टाइल कैसे हो रहे हैं। 17वां गवाह इससे पहले 29 दिसंबर 2021 को एक और गवाह पलट गया और उस गवाह ने भी सेम यही बोला। गवाह बोला एटीएस ने सीएम योगी और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने को किया मजबूर। ठीक है ना। 29 दिसंबर को भी एक गवाह जो है वो खुलकर बोला कि भाई मुझे भी उठा लिया गया था, अगवा किया गया था और आरएसएस के नेताओं के और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए कहा गया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पूरी करनी थी किसी भी प्रकार से, ये इनके इन प्रकार हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो फिर एक बात समझ में क्यों नहीं आती कि आपको लाइक भी करना है, ये क्यों नहीं समझ में आता है। जब ये सारी चीज़ समझ में आती है, ये पूरा एनालिसिस समझ में आता है, तो लाइक करना है क्यों नहीं समझ में आता है। उसको भी समझ लिया कीजिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के केस है और इस केस में धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आ रही, परत दर परत असलियत खुल के सामने आ रही है। और जो फंसाने का एक जो प्रयास था आरएसएस को, हिंदुओं को, हिंदू नेताओं को, हिंदू संतों को, सब बाहर आ गया। वो असीमानंद फलाना ढिकाना सब धीरे धीरे करके पोल खुल रही है, सारी चीज़ें अब एक एक करके बाहर आ जाएगी। तो ये आपके सामने है साहब, ये चीज़ें आपके सामने हैं, एकदम क्लियर है कि कौन क्या कर रहा था। और यही लोग अब इनको सत्ता चाहिए। इन लोगों को बड़े कमाल की बात है, जिन लोगों को हिंदुओं से इतनी नफरत थी, जिन्होंने इन सारी बातें के होने से पहले ही कह दिया था हिंदू आतंकवाद ज़्यादा खतरनाक है और बाद में सारी चीज़ें होती हैं। कमाल की बात है। इस सारे केस में बहुत कुछ था। ये कहा गया भाई वहाँ पर जो है इनके कर्नल पुरोहित के घर पे बम मिले, फलाना मिला, ठिकाना मिला। कोई RDX बम नहीं मिला, प्लांट किया गया था। उसकी भी हमने पूरी वो जो एपिसोड है उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके के लिए आपको वो एपिसोड देखना भी बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चल रहा था देश के अंदर कि ज़बरदस्ती किसी को भी फंसा दो। आप भूल रहे हैं कि साध्वी और कर्नल इतने सालों की फिजिकल यातना पर नहीं ब्रेक हुए, 2 वीक्स में टफेस्ट आदमी टूट जाता है। बिल्कुल ठीक बात है देवांग जी। देखिए एक्चुअली टूटेगा तो तब ना, बोलेगा तो तब ना जब कुछ किया होगा। बोले कहाँ से, जब कुछ किया ही नहीं तो कहाँ से बोले। फिर तो पिटने के बाद आदमी ये बोलता भैया जहाँ साइन कराने करा लो भैया, माफ़ करो मेरे को। तो वो भी इन्होंने कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं और ये चीज़ें हैं किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसमें एक और बड़ा मज़ेदार केस है, इसी जो 2-4 ब्लास्ट हुए थे, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और जो हुए थे, कि पाकिस्तान के जो 2 आतंकवादी थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और पुलिस कह रही है कि ये आतंकवादी हैं। सरकार कहती नहीं ये आतंकवादी नहीं, इनको छोड़ दो। बड़े मज़ेदार केस हैं साहब इस देश में, बड़े मज़ेदार केस हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। ये तो ही आतंकवाद की बात। अभी किसी के ऊपर हमला भी हो गया। ओ हो भाई साहब, हमला हो गया था इनके ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी को सीआरपीएफ की Z श्रेणी की सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ, सरकार ने समीक्षा के बाद लिया फैसला। तो समीक्षा के बाद सुरक्षा की इनकी जो श्रेणियाँ बढ़ा दी गई है। Z कैटेगरी अब इनकी सुरक्षा कर दी गई है कि भाई Z कैटेगरी में
रहेंगे, जेड कैटेगरी की सुरक्षा इनको दी जाएगी। और ये फैसला आज हो गया। असउद्दीन ओवैसी की सुरक्षा में इजाफा, अब सीआरपीएफ देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। तो भैया पहली बात तो खनवा तक ये बात पहुंचा दो, खनवा तक पहुंचा दो ये बात को। बहुत परेशान था कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिल गई, भैया वही सिक्योरिटी इसको भी मिल गई, ओवैसी को भी मिल गई, तुम्हारे भाई को मिल गई। फैजल को पहुंचा दो ये बात। फैजल अब तो तसल्ली है, देखो खनवा खनवा दोनों को मिल गई भाई, ये खनवा को भी मिल गई, कंगना को मिली तो खनवा को भी मिल गई, खुश। चलो अब आते हैं इनकी बात पर। ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी किससे? पुलिस वालों से। छोटा भाई तो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी, कैसी नौबत हो गई बताओ। और अभी इसकी जांच बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो लड़के बताए जा रहे हैं, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने, हिंदुओं को बदनाम करने आए हैं। इन्हें किसी ने मोटा पैसा दिया है और तभी इन्होंने ये हरकत करी है। इनके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी इसके, और किसी भी हाल में, चाहे इनको तोड़ के फोड़ के किसी भी प्रकार से इनसे सच निकाला जाना चाहिए। इनका नार्को एनालिसिस भी होना चाहिए, ताकि पता चले कि किसने भेजा था इनको, कौन है इनके पीछे जिसने इनको भेजा था, ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने आए हैं। खाली नाम हो जाने से, हिंदू नाम हो जाने से कोई हिंदू नहीं होता है, काम भी हिंदू जैसा होना चाहिए। संस्कार अगर हिंदू जैसे नहीं तो वह व्यक्ति हिंदू नहीं है। क्लियर है? Saji denied that category. He is polarizing this event and blaming BJP and Hindu. हाँ अश्विनी जी, वही तो करना है उनको। He demanded a class citizenship too. A class citizenship, हाँ रॉबर्ट कुल जी, ठीक है ना। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना, भैया आपको भी शुभकामनाएं। तो भाई ये चीज़ें हैं, और सिर्फ इतना नहीं, फेक न्यूज़ तुरंत चलनी भी शुरू हो गई साहब। लोगों ने धड़ाधड़ फेक न्यूज़ चलाना भी शुरू कर दी, न्यूज़ पोर्टल ने चलाना शुरू कर दी। अटैक ऑन ओवैसी, योगी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं संग देशभक्त सचिन हिंदू की तस्वीरें वायरल। हमले से पहले फेसबुक पर किए थे कई पोस्ट, फेसबुक पर पोस्ट किए थे साहब, तो ये खबरें दिखा दी। ये फेक न्यूज़ है, अखबारों ने इसे छाप दिया, लेकिन ये फेक न्यूज़ है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये देशभक्त सचिन हिंदू नहीं है, ये कोई और। अच्छा नाम भी देखिए क्या रखा है, देशभक्त सचिन हिंदू। सचिन पंडित लिख दिया इन्होंने, पता नहीं कितने नाम हैं दल्लन टॉप में। सचिन पंडित की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई, बताइए आ गई सामने। फेक न्यूज़ छापा है दोनों ने, इन्होंने भी फेक न्यूज़ छापा है और इन्होंने भी फेक न्यूज़ है। फर्जी न्यूज़ है, पूरी तरह से फर्जी न्यूज़ है। कैसे, मैं बताता हूँ, आइए। ये तस्वीर किसकी, ज़रा देख लीजिए। मैं नीतेश सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का पीआरओ हूं। मेरी फोटो को सचिन हिंदू के नाम से प्रसारित कर मेरी छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। चुनाव के समय ऐसा करने वालों की मैं भर्त्सना करता हूं। यूपी पुलिस कृपया ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो साहब वो खुद ही आ गए, उनको खुद ही बताना पड़ा नीतेश सिंह तोमर को। ये नीतेश सिंह तोमर की वही तस्वीर इन्होंने डीपी में लगा रखी है, ये नीतेश सिंह तोमर है। ठीक है, तो ये नीतेश सिंह तोमर ने बेचारे ने वही लगा रखी है अपनी फ़ोटो। पुलिस को टैग भी कर रखा। भाई पुलिस का जवाब इसमें कहीं हमको नज़र आया नहीं। पुलिस तो आराम से बैठी है, बोले ठीक है चलने दो, चल रही है तो ये है सच्चाई कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आपको बताई जा रही कि योगी आदित्यनाथ के साथ उस बंदे की फ़ोटो है, ये गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है, फेक है ये, ठीक है। और जो अपने आप को, जिसने इतने सारे नाम रख लिए अपने, राष्ट्रवादी फलाना हिंदू, और कहीं पंडित के नाम, सचिन पंडित के नाम से, कहीं देशभक्त सचिन हिंदू। सचिन हिंदू ये कौन सा नाम है? सरनेम बताओ क्या है? कौन है ये, क्या करता है? इसके आस पड़ोसियों से पूछना चाहिए किस पार्टी से जुड़ा है, क्या कर रहा है। इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। छोटी सी भेंट कहते विक इंटरनेशनल, धन्यवाद भैया। अभिनय सावंत जी कहते भड़काऊ भाषण ने मारने का मन किया, ओवैसी के बकवास से परेशान होने से बंदूक थोड़ी लेते हैं।
बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो भाई बहुत ऑप्शन है, जूता फेंक दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तमाम सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इस प्रकार से पोलराइज़ करना और ये बताना कि ये हिंदू जो है ओवैसी को मारना चाहते हैं, ये तो सरासर गलत है। चलिए तो देखें योगी जी क्या कर रहे हैं। ओल लो, ये क्या भाई, ये तो पर्चा भरने पहुंच गए और साथ में मोटा भाई मार ही डालेंगे। सब के सब बैठे हुए हैं, देखिए कोई उठा नहीं है। ये फ़र्क है योगी जी में और बाकी लोगों में। बाकी लोगों को खड़ा करवा देते हैं। अच्छा इस पर देखिए, आप एक चीज़ देखिएगा, मोदी जी हों या योगी जी हों, ये मेन जो उनका जो जिलाधीश जो होता है, डीएम जो होता है, उसके जो मेन जो इस प्रकार का हो रहता है जन सुनवाई वाला, उसी में ये भरते हैं पर्चा। योगी जी और मोदी जी दोनों को आप देखेंगे ना, इसी प्रकार से जज वाली जैसे टाइप का ये इनका जो बना रहता है, ठीक है ना, उसी पर पर्चा भरते हैं। जबकि इसके विपरीत जो बाकी बड़े नेता हैं वो ये हटवा कर टेबल कुर्सी लगवा लेते हैं और टेबल कुर्सी पर भरते हैं, बराबरी पर बैठकर। यहाँ बराबरी नहीं है, यहाँ बैठने को नहीं मिला इनको, ये खड़े होकर इन्होंने पर्चा भरा है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे आम आदमी भरता है वैसे ही इन्होंने पर्चा भरा है आज। तो लीजिए साहब, साइन वाइन हो गए, पर्चा वर्चा भर दिया। कागज पे कागज दिए जा रहे हैं। मोटा भाई भी परेशान है, बोले कितने कागज भरने पड़ते हैं। खैर आदत होती है इन लोगों को। तो ये डीएम कोर्ट है, यस ये डीएम कोर्ट है। और यूजुअली जो मोदी जी हों चाहे कोई भी और हो, तो आप देखेंगे वो डीएम कोर्ट में जाकर ही पर्चा भरते हैं और उसी कोर्ट में भरते हैं। मतलब अलग से चेयर और टेबल नहीं लगवाते हैं। जबकि दूसरी जगह देखेंगे कुछ लोग चेयर और टेबल लगवा लेते हैं, बोले नहीं उधर नहीं, दूसरे कमरे में करेंगे, चेयर और टेबल लगवा लो। पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। और वहाँ कुर्सी भी रखी रहती है उनके, बैठ कर आराम से भरते हैं। कुछ लोग तो नकल कर करके भरते हैं, अपने मोबाइल में टुप 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 करके, फिर देख देख के भरते हैं कि कहाँ क्या भरना, कुछ गलती नहीं हो जाए। खैर, तो योगी जी ने पर्चा भर दिया। तो बहरहाल स्थिति क्या जरा उसको भी देख लें फटाफट जल्दी से। कि जो करहल से पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे यादव समुदाय की क्या संख्या है आपको मालूम है ना? गोरखपुर में महाराज जी पर्चा दाखिल कर रहे हैं आज। राजपूत बिरादरी से है वो ना, समाज से कितने कम है समाज, राजपूत समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग गोरखपुर में। तो क्या अगर जाति की राजनीति उनको करनी होती, मत और मजहब की राजनीति करनी होती, तो करहल जैसी कोई सुरक्षित सीट खोजते अपने लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में। महाराज जी के लिए तो तमाम जगहों से डिमांड थी कि आप हमारे यहां से आ जाइए, आप हमारे यहां से आ जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया उसका उन्होंने पालन करते हुए गोरखपुर से आज नामांकन दाखिल करने वो जा रहे हैं। तो वहां पे जातिवाद कोई चीज नहीं है, वो नाथ संप्रदाय की एक सिद्ध पीठ है हिंदुस्तान की जी। और वहां पे सबके लिए जाइए, देखिए भंडारा चल रहा है, किसी का नाम नहीं पूछा जाता, सभी वहां पे खाते पीते हैं। दुकानों में अंदर मंदिर के पूरे खिचड़ी के मेले में हर समाज के लोगों की दुकानें आपको मिलेंगी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने करायल की बात की कि करायल में अखिलेश यादव जी चले गए, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो सुरक्षित सीट पे गए, तो ऐसे तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ना, मुख्यमंत्री जी भी आ गए अपने। हम तब मानते जब आजमगढ़ की 9 सीट में से कहीं लड़ लेते अखिलेश यादव जी, अपने संसदीय क्षेत्र से लड़े। वहाँ पर भी तो पवई है, फूलपुर है, निजामाबाद है, आजमगढ़ प्रॉपर है। दुर्गा यादव कभी वहाँ से चुनाव नहीं आते, क्यों नहीं उस सीट से वो लड़ गए चुनाव? इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो परेशान क्यों किया जा रहा है? कहीं छापे डलवाए जाते हैं, कहीं ईडी से परेशान करवाया जाता है ना, कुछ काम हम तो किया नहीं गया है। कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, जनता परेशान है। अब देखना 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, सुनने पे जाएंगे। कोई परेशान नहीं, परेशान वो लोग हैं उन्होंने जो पिछले साल कारनामे किए हैं, जो उनकी कारगुजारियां हैं, उन्हीं के अनुसार छापा पड़ रहा है। छापा पड़ना कोई वो थोड़ी है, ये उनका जो कारनामे किए छापा पड़ रहा है, तमाम लोगों के साथ पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी कोई एक पार्टी करवा रही है। और जहां तक आपने सवाल किया था कि यूपी में दोबारा कोई नहीं आया है, ठीक है ना, दोबारा कोई नहीं आया। इस बार मुख्यमंत्री जी दोबारा आएंगे, ये संभव, इसको संभव मुख्यमंत्री जी करके दिखाएंगे। ठीक है ना, आप इसको रिकॉर्ड पे रख लीजिए, दोबारा मुख्यमंत्री जी आएंगे। संभव करने का नाम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं जी। तो साहब यूपी में कोई दोबारा नहीं आया कि ये बड़ा पंगा चल रहा है। और उसके बाद वो बहुत सारे वो जो टोटके हैं कि नोएडा चलेगा तो अब तो दोबारा वापस आना ही नहीं है तमाम से। लेकिन फिलहाल
योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे नहीं आएंगे तो वक्त बताएगा। रिंकू पुजारी जी कहते सर योर आप यूपी ओपिनियन पोल सिर्फ आपका चाहिए, किसी चैनल का नहीं। अभी दूंगा सर, 2 मिनट में दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। राजेश चौधरी जी धन्यवाद भैया। श्रीकांत दास जी धन्यवाद। रामश्री जी धन्यवाद। रोनी अडक जी धन्यवाद। तो ये चल रहा है सब उत्तर प्रदेश में। बयान तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इन्हीं बयानों को मान लिया जाए। चलिए एक और बयान आया, ज़रा उसको भी देख लें। आते एक से एक मस्त हैं। आलू से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर जिससे चिप्स बनाए जा सके। आलू के जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं वो आलू की चिप्स की फैक्ट्री के लिए यहाँ पे पूर्व जो सांसद थे यहाँ के सलमान खुर्शीद जी ने, उन्होंने कई बार झूठे वादे किए। सांसद जी जो यहाँ के वर्तमान है बीजेपी से, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि यहाँ से आलू की रैक निकालने लगे हैं। तो यहाँ से आलू जो है आसाम, बंगाल और कई जगह जा रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ किसान की है कि आलू से सोना नहीं बन पाया अभी तक। बंगाल और कई जगह जा रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ किसान की है कि आलू से सोना नहीं बन पाया अभी तक। और सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ किसान की है कि आलू से सोना नहीं बन पाया अभी तक। हे भगवान। आलू वाले बेल्ट में पहुंच गई। पत्रकार महोदया, लोगों से पूछा चिप्स की फैक्ट्री तो है ही नहीं, कैसे काम बनेगा? तो बोले भाई रैक जाने लगी है, चिप्स की एक फैक्ट्री लगेगी, उसमें सारे आलू नहीं चले जाएंगे क्योंकि सारे आलू उस लायक नहीं होंगे कि उनसे चिप्स बने। बड़ा स्टैंडर्ड होता है इनका, इतना बड़ा आलू, ऐसा हो वैसा हो। तो रिजेक्शन वाला आलू कहाँ जाएगा? उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। उसकी जगह सांसद जी ने दूसरा काम कर दिया जो ज़्यादा बेहतर है, रेक लगवानी शुरू कर दी आलू की। साउथ की रेक, ईस्ट वेस्ट, महाराष्ट्र जा रहा है, इधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, सब जगह जा रहा है। वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोग परेशान इससे कि आलू से सोना नहीं बन पा रहा है। पत्रकार महोदया की बड़ी स्थिति खराब है साहब। सर रिकॉर्डर मेंट टू बी ब्रोकन, चैंपियन विल ब्रेक इट। अश्विन जी बिल्कुल। राहुल जी आए तो योगी नहीं लाएंगे, योगी जी मतदान करो। ठीक बात है। तो साहब कमाल है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐसा कांड हो गया इनके साथ में, सोचा नहीं होगा मैडम ने कि ऐसा हो जाएगा। खैर वीडियोस तो और हैं सर, बहुत हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा संबोधन जयसवाल नाम है। जसवाल जी, क्या माहौल है अपने? माहौल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। हाँ 35 योजना सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई रही है राज में लाए। ये हम जनता की न भरी तो ये धरती न भरी कोई। 35 योजना? हाँ 35 योजना लागू किया है मोदी जी और योगी जी। हाँ श्रम कार्ड पैसा लिए, पेंशन लिए, किसान सम्मान निधि लिए, गल्ला आज 2 साल से खवावत है। यहाँ 6 महीना घर में जो खन जाए तो यहाँ गाड़ी जुस्ता के रखवे लागत है। और वह आज 2 साल से खवावत है। कोरोना में के जाने कितने करोड़ अरब के वैक्सीन खरीदवाए, गरीब का लगवाए। आज लोकल गवर्नमेंट हो तो ध्वस्त हो जाता आधा यूपी। क्या कमी है? लोकल गवर्नमेंट कौन है? लोकल ही गवर्नमेंट है। कौन कौन कौन? यहाँ ये सपा, समाजवादी, ये जनता का तुष्टीकरण वाली पार्टी है। हाँ फ्री बिजली देता, फ्री बिजली है दिन 3 घंटा आवत रही। आज 18 घंटा ग्रामीण, 24 घंटा शहर में आवत। समाजवादी पेंशन दुगनी। अरे आप दुनिया ढकोसला हाकत है, ये अपना चल पाई। हाँ बसपा है, कांग्रेस की वही जो है अलरा माप लगाओ। ये ऐसे कुछ हो हवा नहीं है जो उनकी विधानकल लिखा है वहाँ हो ही लिखा है विधान। फिर योगी सरकार बनी। हाँ आप पढ़े उड़े हैं तो क्या करो उठा टेखन। हाँ कितना पढ़े? हम इंटर की। हाँ हम 35 योजना सरकार चला। और का यहू पेड़ ना भरी तो फिर ऊपर ही चला जाई तो चाहे पेड़ भरे। ये धरती ना भरी मित्र लोग माँ। अच्छा बसपा है, कांग्रेस है, सब पार्टी ये सब लूटे खाए वाली पार्टी है। ये 4 दिन के चांदनी रही, ईगो टीगो लगाए चले गए। अब यह राज करी बीजेपी। हाँ भारत की संस्कृत हिंदू के खितौनी में लिखी है और यह पार्टी राज करी। 1925 में जनसंघ का स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की हिन्हा, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर मारे गए। यही कांग्रेस भ्रष्ट गवर्नमेंट मरवाई। हाँ ये जल जलाद गवर्नमेंट कौन है? जानकारी रखते हैं? जानकारी नहीं रखी थे कौन घाट चली थे। क्या करते हैं? अरे हम अपन काम करी थे, अपन आयुर्वेद काम करी, खेती काम करी। आयुर्वेद का काम करते? बिल्कुल। अच्छा बताइए विधायक जी का काम? भैया
ये जियो के सस्ते नेट ने सबको ज्ञानी बना दिया है, सब ज्ञानी हो गए हैं। इंटर पास हैं, मैं पूछा कुछ काम करते हैं, बोले तो क्या घास छीलते हैं, अनपढ़ समझे हो क्या, इंटर पास है। खैर फुल बेइज्जती जी, बड़ी गजब बेइज्जती है अश्विन जी, भयंकर वाली। खैर साहब एक से बढ़कर एक वीडियो है, एक से बढ़कर एक। आइए और देख लें, एक वीडियो और देख लें, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। रिपोर्टर की वाट। ना चोरी होवेगी, ना दंगे होएंगे, ना चोरी होवेगी, ना दंगे होएंगे। अपराधी सारे भाई, अपराधी सारे भाई, अब अंदर होवेंगे। अपराधी सारे भाई, अब अंदर होवेंगे। यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे, हम शोर मचाएंगे, ढोलक भी बजाएंगे, हम शोर मचाएंगे, ढोलक फिर से हम यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे, यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे। यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे, भाई बड़ा गजब। ये गाना तो बिल्कुल ऐसा सुपर नेशनल एंथम हो गया है, हर जगह यही चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छी बात है, कहना है इनका, लाएंगे, ला पाएंगे, बड़ा सवाल ये। ला पाएंगे, पता नहीं ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि लोग तो घर में बैठे हैं, जा ही नहीं रहे। जो बाहर हैं बाहर के बाहर ही हैं, बाहर वाला जा ही नहीं रहा, वोट देने नहीं जा रहा, तो आएगा कहाँ से? जब नहीं आएगा तब क्या स्थिति होगी? आने से पहले उसका जरा एक ट्रेलर देख लीजिए। मोहर लगाओ तान के, साइकिल को पहचान के। वाह क्या बात है। आगे पाकिस्तान बनाना है, गजब यार। मुझे तो यही सुनाई दिया, आप लोगों को भी यही सुनाई दिया ना? तो बन जाएगा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, वो अपनी टैक्सी चला रहे हैं, बोले 2 साल बाद तो खुला है, हमको टैक्सी चलाने दो। कुछ लोग अपने खोमचे लगा रहे हैं, बोले यार 2 साल बाद तो खुला है, हमको कमा लेने दो। घर की ज़मीन चली जाएगी, कोई बात नहीं, कब्जा हो जाएगा, कोई बात नहीं। घर में एक आध मर्डर हो जाएगा, कोई बात नहीं। भाई भाई को गोली मार देगा तो वहाँ रह रहा है, उससे अपने को क्या मतलब है? बाप को भी मार दे तो अपने को क्या मतलब है? तुम तो बेशरम लोग हैं। ठीक है ना? तो भाई समझ लीजिएगा। किसी ने पूछा था आपका एग्जिट पोल, सर मेरा ओपिनियन पोल, सॉरी नॉट एग्जिट पोल। तो सर मेरा ओपिनियन पोल ये, यदि यही चलता रहा कि हम तो बाहर हैं तो ये सरकार तो गई। अगर यही चलता रहा कि हम बाहर हैं और हम तो यहाँ बैठ के, हम तो यहीं बैठेंगे, तो यदि आप किसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके गांव में, आपके पड़ोस में आपके भाई, आपके रिश्तेदार यदि बाहर हैं, सीधा अल्टीमेटम दीजिए कि या तो इस बार आना या इसके बाद कभी मत आना। तुम्हारा यहाँ संपत्ति में किसी में कोई हिस्सा नहीं है, वो सब कब्जा हो गई। हम तुम्हारे नौकर थोड़ी तुम्हारे लिए बैठ के देखते रहेंगे कि तुम्हारी रखवाली करते रहें बैठ के, और तुम 5 साल में एक बार भी ना हो। ठीक है, एकदम क्लियर बोलिएगा कि भाई तुम्हारी संपत्ति गई, वो तो मान लो कि कब्जा हो गई, और आप ही रख लीजिएगा, मत दीजिए किसी को। ठीक है ना? अश्विनी जी कहते हैं इलियास मलिक जी नफरत ज़रूर फैला रहे हैं, पर देशद्रोह के खिलाफ इनको बोलो, सिर्फ देशद्रोही की जलेगी। अरे सर बोलने दीजिए, मज़ा आ गया तो मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। कौन मार रहा है भाई? हमने तो किसी को मारने की बात ही नहीं करी। सर योर जॉब इज़ फैंटाबुलस एज ऑलवेज, माई ओनली कंसर्न इज़ योर सब्सक्राइबर बेस इज़ नॉट शोइंग इंक्रीमेंट, एनी स्पेसिफिक रीज़न यू हैव इवैल्यूएटेड। अनुभव जी मेहरबानी है, एक तो यूट्यूब की, दूसरी अपने लोगों की जो दूसरों को बताते नहीं हैं कि इसको सब्सक्राइब करना है। टेक न्यूज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, त्रिपुरा ऑल्सो। भेजा कीजिए सर आप न्यूज़, है ना? आप भेजा कीजिए, मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ।
बोलीविया में वोट न देने पर 3 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। बहुत अच्छा किया, ऐसी होना चाहिए। तो ये स्थिति है साहब। आप अपने गाने गा के खुश हैं, वो अपने नारे लगाकर खुश हैं। खैर, खुशी का एक और आपको रीज़न दे दूं, उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे बेस्ट झांकी चुना गया है। बेस्ट झांकी चुना गया इसको 2022 की परेड का। और पॉपुलर चॉइस में महाराष्ट्र की झांकी आई। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। और विभाग में अगर बात करें तो डाक विभाग की इंडिया पोस्ट टॉप रहा, इसने टॉप किया, ठीक है। और फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिंधिया जी का डिपार्टमेंट, इन्होंने भी टॉप किया। तो भाई उत्तर प्रदेश की झांकी तो आप लोगों ने पास करा दी वोटिंग करके। सरकार पास होगी या नहीं ये देखना है, और वो बड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल, क्योंकि कुछ लोग जो घर बाहर बैठे हुए हैं वो कहते हैं हमें क्या करना, हम क्यों आए। बात भी ठीक है, पैसे बचाओ अपने मत आओ। चलिए पंजाब ले चलता हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसका एक अंश और रह गया है। वो अंश बड़ा मज़ेदार है, देखने लायक है। उसको देखिए ज़रा। जिस वीडियो को हम आपको दिखा चुके हैं उसी का एक अंश और देख लीजिए। कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो मैं पर्सनली किसी पार्टी को नहीं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस के लिए तो मैं आप कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं न्यूज़ चैनल एनडीटीवी से हूँ। मैं समझ गया वो बात। कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो मैं पर्सनली किसी पार्टी को नहीं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस के लिए तो मैं आप कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं न्यूज़ चैनल एनडीटीवी से हूँ। मैं समझ गया वो बात। गजब बेइज्जती है भाई, बड़ी खतरनाक वाली बेइज्जती थी ये तो। नरेश जी कहते हैं सर धन्यवाद, मत कहना शर्म आती है, जय श्री राम। अरे ऐसा क्यों नरेश जी? तो साहब उन्होंने पूछ लिया, मतलब आप उनकी तरफ से प्रचार करने आए हो? कहते नहीं, मैं तो न्यूज़ चैनल की तरफ से हूँ। आप साहब न्यूज़ चैनल की तरफ से कहीं से भी हो तो दिख ही रहा है सबको क्या है। ऐसी गजब बेइज्जती हो जाती कभी कभी। देखिए रिपोर्टर्स के साथ सर कुछ भी हो जाता है, एनीवेयर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। चलिए, तो ये तो ही पंजाब की एक जो क्लिप रह गई थी। जरा राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में क्या चल रहा है वहाँ देख लें। आइए, राजस्थान में आज तो गजब का वीडियो आया राजस्थान से, गजब का। मकान है भैया, वसीम फर्नीचर। रोक ले तो रोक। भाई पाकिस्तान का झंडा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले के कैथून कस्बे में ये बताया जा रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक तो नहीं करी है। कमाल की बात है, ये राजस्थान में चल रहा है। बट एनीवेज अपने को क्या करना है। आइए और देख लें जरा और क्या क्या चल रहा है। गद्दार वसीम, अरे सर चलने दीजिए। आइए ज़रा देखें, कुछ वीडियो देखें, मज़ेदार है। क्यों राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसको भी समझने की ज़रूरत है। कौन है इनके साथ में? तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में है। इस वक्त बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि एक उर्दू अखबार है इनकलाब, इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। वक्त इस खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव अफसर आलम बने हुए। अफसर, क्या ये पूरा माजरा समझा दीजिए। मान लिया गया कि हाँ, मुस्लिम पार्टी है, समझाएंगे मुझे प्लीज? वो अखबार का पेपर मेरे पास भी है सर। उर्दू अखबार है, एक इनकलाब है, उसमें दिया गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है।
हाँ, कांग्रेस सदर राहुल गांधी मुस्लिम दानिशरों के साथ जो बैठे हुए हैं, दौरान गुफ्तगू में कहा कि 2019 में हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। का ब्यौरा छाप किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत में राहुल गांधी ने ये खुला ऐलान कर दिया कि हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इस अखबार की रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, हाँ, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। भैया रे भैया, गजब साहब। मुसलमानों की पार्टी, अगर उनके पार्टी के नेताजी खड़े होकर कहते हैं नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, मतलब कांग्रेस का नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेसी जो हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि वो तो मोहम्मदवादी हैं। ठीक है ना। कमाल है, कमाल के कमाल, एक से बढ़कर एक कमाल है साहब, एक से बढ़कर एक। और जब ऐसे लोगों को शय मिलती है तब क्या होता है वो भी देख लीजिए। अब आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि अबू बकर के जो कारनामे हैं वो करता कैसे था ये पूरा खेल, और किस तरीके से उसने हमारे स्टिंग कैमरा पर ये बात कबूली कि वो धर्म परिवर्तन कराने का माहिर आका है। और अंकित, उसने खुद कबूला, लोग इस पहले हिस्से में सुन पाएंगे कि कैसे नागपुर में 700 लोगों का उसने धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, अबू बकर देश में ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच कैसे एक मतभेद पैदा करना चाहता है और फिर एसटी एससी के लोगों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता है, वो भी निकल कर आया। तो टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने अबू बकर की थोड़ी तारीफ कर दी तो खुलकर सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि नागपुर में उसने 750 लोगों का खुद से धर्म परिवर्तन करवाया। अबू बकर का कहना है कि किस धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी चर्चा होने लगी। हालांकि वो चाहता है कि धर्म परिवर्तन का काम चुपके चुपके हो। की बातचीत में अबू बकर ने बता दिया कि वो किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और इसके बाद वो उनका धर्म परिवर्तन करवा देता है। बकर ने एक कहानी सुनाकर हमें ये बताया कि किस तरह उसने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब तक के खुलासे के मुताबिक अबू बकर के निशाने पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। उसे पता है कि किस राज्य में एससी और एसटी की कितनी संख्या है। अबू बकर की बातों से साफ है कि वो और उसकी टीम समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का फायदा उठाती है। ये उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपनापन दिखाकर मुसलमान बनवा देते हैं। रोज में एक कोई है वो पूरे इलाके का फटावाद है अध्यक्ष बनाया था उन्होंने किसी तंजीम सफाई कर्मचारी उनके नाम से, तो उनका है तो हमारा प्रोटीन है। हम सब उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बहुत बड़ी चूक हुई, मुसलमानों से बहुत बड़ी गलती हुई। गलती ये हुई हमारे देश में 33% शेड्यूल कास्ट है। 33% शेड्यूल कास्ट का मतलब आप समझिए मुसलमानों के बराबर की तादाद है, सिखा की तादाद है। और अब हरियाणा में 24% जहाँ है तो भारत तक मुख्यमंत्री जहाँ गया, और हरियाणा में 22% शेड्यूल कास्ट है और 16% मुस्लिम आबादी है। अब मुसलमान क्या कर रहा है, जैसे ब्राह्मण तो मिलता है, मुसलमान भी अगर मुसलमान रास्ता जोड़े जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कड़ी नहीं है, अपराध करवाएंगे देश में ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, ये करवाना है। अभी हमारा ये मिशन होना चाहिए, हमारा ये मिशन होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अबू बकर ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल कास्ट कराना है, वो कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, खाली कन्वर्ट कराने के लिए। यहाँ सरकार के लिए लोग नहीं जा रहे वोट डालने के लिए, वहाँ एक से बढ़ के एक रोज कांड हो रहे हैं। क्या बोले, बड़े विचित्र स्थिति है। खैर, शेड्यूल कास्ट को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कहते जय भीम जय मीम। आइए उस जय भीम जय मीम की असलियत भी सुन लीजिए और टॉप के मौलाना से सुनिए। 27th जनरल सेशन ऑफ जमीयत उलेमाए हिंद। लेकिन नहीं, दलितों ने मुसलमान को मारा और काटा। अभी साहब कह रहे थे मैं बहुत साफ आदमी हूँ, साहब कह रहे थे मैं बहुत साफ आदमी हूँ। कह रहे हैं तुम हमें लीडर बनाओ, हम तुम्हें लीडर बनाए। बहुत लीडर तुमको बना चुके, अब मुसलमान लीडर रहेगा। ये उलमाए कराम रहनुमाई करेंगे। उदित राज जी बैठे हैं सिर पे हाथ रख के, क्यों? दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा। काटा। अभी साहब कह रहे थे मैं बहुत साफ आदमी हूँ, कह रहे हैं तुम हमें लीडर बनाओ, हम तुम्हें लीडर बनाए। बहुत लीडर तुमको बना चुके, अब मुसलमान लीडर रहेगा। ये उलमाए कराम रहनुमाई करेंगे। सबने ताली बजा दी, पूरी जनता ने साहब। कोई दलित लीडर नहीं चाहिए। रहनुमाई
अब सिर्फ मुसलमान करेंगे, उलमाए कराम करेंगे, कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। काम करेंगे, कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। कोई दलित मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करेगा। मुझे दलितों की रहनुमाई मंजूर नहीं है। अरे रे 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 रे, व्हाट अ चॉप, क्या बात है भाई। अरे रे 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 रे, बहुत बुरा हो गया सर। यही सागोई है जो किसी के हलक से नहीं उतरती, न उतरे। मैंने ये बात कही है और मुसलमानों के बीच में ये बात कहता रहूंगा। उनसे सेकुलरिज्म की बात न करो, लेकिन सेकुलरिज्म की बात मत करो भैया। कोई दलित वलित नेता नहीं, कोई हमारा रहनुमा नहीं। सही बात है, जल्दी से रंग बता देना। बोले साहब गोई से बोलता हूँ मैं, तो सही बात है। आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई टीवी चैनल वेस्ट देयर टाइम इंटरव्यूइंग उदित राज। तो शार जी भाई देख लीजिए, उनकी इतनी वक्त है, वो वहाँ पर बैठे मुसलमानों के बीच में, इसलिए तो ये तो लोलवा हो गया भैया इनका। खैर कमाल है, कहाँ चले थे कहाँ पहुँच गए। चाहिए राहुल गांधी जी का एक फ़ोटो, मतलब जो ट्विटर फेसबुक ये लोग हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनका एल्गोरिथम भी बड़ा कमाल का होता है, जरा सी चीज़ पे ही खेल कर देता है। जोगिंद्रनाथ मंडल के इस्तीफे से भी मीम की असलियत। हाँ रॉबर कुल जी, तो क्या हुआ साहब, एक फ़ोटो किसी ने लगाई और ये हाथ ऐसे किए हुए हैं। किसने लगाई? निरंजन आर्य IAS रिटायर्ड। एक अकेला पार्थ खड़ा था भारतवर्ष बचाने, सभी कौरव खड़े थे केवल उसको हराने। ऊपर किसी ने लिख दिया दैट्स अ नाजी सल्यूट कम्स नेचुरली टू हिम एज मम्मीज पापा वॉज इन मुसोलिनीज आर्मी। अरे भैया बस ये लिखना था कि नाजी सल्यूट है, लोकांड हो गया साहब। ऑटोमेटिकली उठा लिया साहब ट्विटर ने उस ट्वीट को बिना कंप्लेंट के, और अकाउंट सस्पेंड हो गया IAS साहब का। अरे रे 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 रे, अब समझ में आया आप लोगों के अकाउंट क्यों जाते हैं। इतना गजब इन्होंने AI बना रखा है, बड़ा गजब का AI है भाई। ऐसी गजब का कुफ्र हो जाता है कभी कभी। चला गया IAS साहब का। चलिए साहब ऐसी बातें होती हैं, बताइए। सर योर लाइव नोटिफिकेशन नॉट कमिंग सो गॉट लेट। कोई बात नहीं, चैनल टेलीग्राम चैनल इसीलिए दिया हुआ है कि वहाँ पर ज्वाइन कर लें, वहाँ तुरंत आता है। तो एक और घटना चल रही थी देश के अंदर, हमको बुर्का पहनकर हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ने दिया जाए, कॉलेज में पढ़ने दिया जाए, नहीं पढ़ने दिया जा रहा, उस पर हंगामा हो रहा है। अब ये क्या है, आज इनको भी कॉलेज ने अंदर जाने से मना कर दिया, बोले आप भी नहीं जा सकते। यानी बुरके वाले भी नहीं जा सकते और आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपने गमछा डाल रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको लगता है सही है? सेकुलरिज्म ओनली टूल टू अचीव देयर एम। हाँ बिल्कुल ऋषभ पंत। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे क्यों ये सही नहीं लगा, क्यों ये सही नहीं लगा, उसका रीज़न है। बुर्का इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि वो पूरा फेस कवर कर रहा है। यहाँ तो कोई फेस कवर हो ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट है ही नहीं। दूसरी बात, जो स्कूल का कोड है उसमें उन्होंने खुद ने बोला स्कार्फ ला सकते हो, गमछा भी तो स्कार्फ ही होता है, तो गमछे में क्या दिक्कत है? उसमें लिखा है गमछा आप पहन सकते हो, तो गमछा तो पहना जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें गमछे में? या फिर कुछ करंट ही लग गया, या फिर ये हो गया कि भाई बैलेंस आउट करना है कैसे ना कैसे, उनको भी दिखा दें।
ठीक है ना। तो ये चल रहा है साहब, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ चल रहा है। कमाल। आइए ज़रा आगे चलते हैं, केरल की भी एक न्यूज़ ले लें। केरला गवर्नमेंट सस्पेंड्स एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग अ वीडियो ऑफ सीएम पिनाराई विजयन ड्रेस्ड इन शर्ट एंड ट्राउज़र इन दुबई। शर्ट और ट्राउज़र में थे साहब। इनके इस चीज़ को लेकर जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इनके इस वीडियो को शेयर कर दिया किसी ने। जिसने शेयर किया वो भी एम्प्लॉई है, सरकारी एम्प्लॉई है, और उसने साथ में ये भी लिख दिया यहाँ तो लुंगी पहनता है, ये नौटंकी करता है। बस फिर क्या था, सस्पेंड हो गए साहब। उन्होंने कहा कि आप इमेज ख़राब कर रहे हो हमारे सीएम की, सस्पेंड कर दिया। ऐसा तो कहीं होता नहीं है यार, ज़रा देखें। അമേരിക്കയിലെ മേയോ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിലെത്തി. ഒരാഴ്ച വിവിധ എമിറേറ്റുകൾ ദുബായ് എക്സ്പോയിലെ കേരള പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. അബുദാബി, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. 7-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. तो इसको लेके बड़े गुस्सा हो गए साहब, विजयन साहब बहुत गुस्सा हो गए। बोले क्यों दिखा दिया कि मैं शर्ट पैंट पहनता हूँ बाहर जाकर, क्या शर्म आ रही थी लुंगी पहनने में? हमारे देश की पारंपरिक वेशभूषा, उसमें क्या शर्म? विजयन साहब आपको पहनना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। डिड नॉट सी वुमन इन द सेफ्रॉन रैली। हाँ अमरिंदर सिंह जी, बिल्कुल वो नहीं दिखी उसमें। तो ये साहब इनकी सच्चाई है, इन लोगों की असलियत है केरल की। खैर केरल से की बात हुई है तो केरल के जो भाई एक और जो दूसरा स्टेट है सेक्युलरिज्म वाला, वो कौन सा है? बंगाल। बंगाल की बात कर लें। देखिए बंगाल कुछ लिखा है बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषी उड़ी बाबा भद्रलोक। हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या हुआ यहाँ। ये एक्सीडेंट का वीडियो है। डोंट कंपेयर बुरका विद गमछा, वी डोंट से घूंघट और बुरका इज गुड। घूंघट और बुरके में सर बहुत फ़र्क है ना। ये देखिए साहब, ये आई और ये गई, खेल ख़त्म, दब गए लोग। सवाल ये है कि ऐसी खटारा बसेस को परमिशन दी ही क्यों जाती है बंगाल में? क्यों दी जाती है ऐसी खटारा बसेस को परमिशन? पैसा खा खा कर कुछ भी परमिशन दे दो, लोग मरते हैं, मरते रहने दो। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है। खैर बंगाल का पिछले 2-3 दिन से एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है। लोग कहते हैं शी जिनपिंग को साड़ी पहना दी, शी जिनपिंग को साड़ी पहना दी। पता नहीं भैया, ये झंडा तो टीएमसी का लग रहा है। हमको देखने में तो ऐसा लगा शायद किसी ने ममता दीदी की फ़ोटो बनाई, लोग बोले कि भैया शी जिनपिंग है। अब कौन है आप खुद ही पहचान लो। वेरी डेंजरस सीन सर। ये हर दूसरे दिन होता है बंगाल में। बंगाल की न्यूज़ कोई लेता नहीं है, हर दूसरे दिन होता है बंगाल में ना, तो कोई अनोखी घटना नहीं है, एवरी अदर डे। आइए साहब, जिस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए उस चीज़ पर ध्यान नहीं, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान है। ज़रा उसको भी देख लें किस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। बस के लाइक तो बे एकला चलो। लाइक करते जाइएगा भैया। तो बंगाल से ही सांसद हैं महुआ मोइत्रा, कुछ कह रही हैं, उनको मौका मिला कुछ कहने का। आइए सुने जरा पहले इनकी बात को। You fear a future you fear a future India which is comfortable in its own skin, which is comfortable with conflicting realities. So you fear an India where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street card in Ahmedabad. Where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street card in Ahmedabad. In India where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street card in Ahmedabad. जैन लड़का काठी कबाब यानी मीट खाएगा, कबाब खाएगा, कोई सा अहमदाबाद, कोई सा बाद है इनका, वहां पर कौन सा जैन लड़का खाता है मीट? हमको भी बताइए। ये पूरे जैन कम्युनिटी को उठाकर जो ठप्पा मारा है कि मीट खाते हैं। हमने तो, हमारे जो मित्र हैं ना तो लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना आलू भी नहीं खाते बहुत सारे लोग,
शाम होने से पहले खाना खा लेते हैं। ये कौन से जैन है जो काठी कबाब खा रहे हैं इनके साथ में? वो आपका बंगाली जैन होगा कोई, तो हमें मालूम नहीं। बाकी तो भैया कहीं जैन ऐसा नहीं है, नॉर्थ में तो ऐसा जैन बिल्कुल नहीं है। कमाल है, बड़ी गजब। मतलब अब जैनों को भी बदनाम किया जाएगा, अब जैनों को भी गाली दी जाएगी कि वो जो है मीट खाते हैं। इतने पे नहीं रुकी महुआ मोइत्रा जी, आज तो महुआ मोइत्रा जी ने कमाल कर दिया साहब, एक से बढ़कर एक है। Tipu Sultan that you erased from our textbooks, after whom you cannot bear to name roads or sports stadiums. The INA's mottos were 3 Urdu words: Ittihad, Itmad and Qurbani. Unity, trust and sacrifice. The same Urdu language that this government is so delighted to replace with Hindi as the first and official language of Jammu and Kashmir. That this government is so delighted, same Urdu language that this government is so delighted to replace with Hindi as the first and official language of Jammu and Kashmir. The President's address refers to Khadi being a symbol. जम्मू एंड कश्मीर की भाषा उर्दू है, इन्होंने बताया, उसको रिप्लेस किया जा रहा है हिंदी से। शायद इनको जानकारी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर की भाषा उर्दू नहीं है। कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोशुर है, कश्मीरी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो बड़े कमाल की बात है, इनको ये नहीं मालूम। इन्होंने कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर की भाषा को चेंज किया जा रहा है। दूसरी भाषा कौन सी सबसे बड़ी? दूसरी हिंदी है। उर्दू का तो नामो निशान नहीं है सर दूर दूर तक। महुआ मोइत्रा जी बैक टू बैक 2 हिट विकेट्स, कमाल है। महुआ मोइत्रा जी हिट विकेट्स करेंगे तो और भी लोग हैं, वो थोड़ी पीछे रहे। कंपटीशन है साहब, कंपटीशन तो एमएमएस बनने का भी होने लगता है इस देश के अंदर। सैटरडे माय मुस्लिम फ्रेंड होस्टेड लॉन्ग रैली इन यूपी टू सपोर्ट बीजेपी। मित्र जी की इंग्लिश पहले से हो पर बात काटेंगे, पहले सही हो पर बात काटेंगे। अच्छा मिश्रा जी, बहुत अच्छा। चलिए ज़रा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की हैं, महाराष्ट्र से। हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है। हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है। एमएसएमई को खत्म करके जीएसटी बढ़ जाएगा? अरे ऐसा ज्ञान मुझे क्यों नहीं आता भाई, मुझे क्यों नहीं आता ये ज्ञान। पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है। आई शाबाश, पीएसयू को बेच के जीएसटी आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट करके जीएसटी आएगा, हमें पता ही नहीं था। चलो भैया कल से स्टॉक मार्केट पे जीएसटी लगेगा 18% का। ये लोग सांसद हैं। कहती जैन जो है वो मीट खा रहा है, कहती उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कश्मीर की। ये कहती जीएसटी जो है वो एमएसएमई को बेच कर आएगा, पीएसयू को बेच कर आएगा, और ये सांसद हैं हमारे देश के। कमाल है भाई। इनको तो खैर चुना भी नहीं, बड़ी आफत तो सबसे बड़ी यही है, बिना चुने ही आ गए। खतरनाक लोग हैं। उमंग शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल हो गया। इन लोगों से मिले तो एक से और मिलिए जो सबसे बड़े वाले हैं। हाँ हा फर्जीवाल जी कुछ कह रहे हैं। फर्जीवाल जी सुने। कभी एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। अब ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? अब ये लगता है पंजाब को बेवकूफ बनाया जा रहा है। स्टेट भी जीएसटी लेता है, वाई स्टेट इज टेकिंग सच जीएसटी? अश्विन जी तो साहब कहते हैं कि महिलाएं मना कर देंगी तो
ठेका जो है वहाँ से हट जाएगा। अच्छा ठीक है, और देख लें जरा, क्या गजब बनाया है यार, क्या गजब काटा है दिल्ली वालों का, तो खतरनाक आदमी है। पूरी कोशिश की है कि दिल्ली के एक एक परिवार के बड़े बेटे की तरह आपके परिवार की जिम्मेदारी निभाऊं। पूरी कोशिश करके हम लोगों ने दिल्ली को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है। बुजुर्गों की कहावत है कि बड़ा बेटा तो फिर बनाता है या बिगाड़ता है। केजरीवाल ने दिल्ली का बेटा बनकर दिल्ली को बिगाड़ दिया है, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, और बड़ा बेटे होने के नाते अपने छोटे भाइयों बहनों को नशे की आदत डालता जा रहा है। जो हालात बन रहे हैं इलाके के अंदर, आप देखिए, अब शराब आम हो जाएगी तो ये इन्हीं इलाकों क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चे शराब पियेंगे और ये माहौल खराब होगा। तो ये जरूरी है, ये रिवनी जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे वो खराब हो जाएंगे। इलाका है उसके सब बात, जो बच्चे हैं, जो जनरेशन स्कूल जाती है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। ऑफिस 10 बजे खुलेंगे, शराब की दुकान 9:30 बजे खुलेगी, क्या इफेक्ट जाएगा। बिल्कुल गलत खुल रहा है और ये बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। और ऐसी जगह पर जहाँ की इतना कंजेशन है, इतने लोग रिहायशी इलाके के लोग रहने वाले हैं और गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादातर। चलिए साहब रो रहे हैं सब शराब के चक्कर में, वो कहते हैं शराब के ठेके बंद होंगे, लेकिन ये लेडीज़ थोड़ी, उन्होंने कहा लेडीज़ होंगी तो बंद होंगे। रुझे मेरी सदी नेक्स्ट संडे को है शादी। अच्छा, आशीर्वाद दीजिए, हमारे अदर कास्ट मैरिज है, हमारे घर वाले, उसके घर वाले खुश हैं, समाज को नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको शुभ आशीर्वाद, आप दोनों सदा सुखी रहें, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी कहते हैं सदियों से बोला जा रहा था गुरुजी आप क्यों नहीं आ रहे डायरेक्ट लाइन में, संसद एक्सेट्रा जैसे ही चाहिए वहाँ रियली। मिश्रा जी हमको कोई बनाएगा नहीं है ना, वहाँ बनने के लिए, वहाँ जाने के लिए बहुत अलग टाइप की जैक लगती है। खैर, तो उनका कहना है भाई महिलाएं बोलेंगी तो हम करेंगे, तो ये तो महिला तो थी नहीं, तो सारे के सारे पुरुष थे। देख लें जरा महिलाएं क्या कह रही हैं, आइए महिलाओं की भी सुन लें। अब आप कहीं में पड़े रहते हैं। अच्छा, पड़े रहते हैं, यहाँ पर बंदे पड़े रहते हैं। केजरीवाल सही कह रहे थे, लोग पी के वहीं पड़े रहते हैं, बिल्कुल, लोग भी, महिलाएं भी यही कह रही हैं। आपको भी विरोध है शराब के ठेके से? बताओ आगे आओ, आगे आओ, आगे। तो पूरा देश बर्बाद कर रखा है, बच्चा बर्बाद हो गया, बड़े ने तो रोटी भी नहीं बनवा रही है। आप बताओ, जोर से बोलो। तो बंद होनी चाहिए। तो देखो एक बात सुनो, अगर ये अब आप, तो साहब महिलाएं तो कह रही हैं, महिलाएं तो कह रही हैं कि भाई बंद होना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे केजरीवाल जी। कहते हैं हम सुनेंगे लेकिन सुनते नहीं हैं। हो सकता है ये वाली महिलाएं वो वाली महिलाएं नहीं हो, गरीब वाली महिलाएं नहीं हो जिसकी वो बात करते हैं। आइए गरीब महिलाएं सुनाते हैं। चाहूंगी, मेरा पति गया दारू पी के, मेरे देवर गए 2 दारू पी के, अब मैं बच्चे पाले, मैंने इतने इतने छोड़ के गए वो पाले, अब उनको भी दारू में लगा दूं। अपने बच्चे तो विदेश में भेज दिए पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को दारू के ठेके खुल रहे हैं। इस 100 फुटे पे 7 खुल रहे हैं, 7 खुल रहे हैं 100 फुटे पे। तो हमारे बच्चों को डुबाने के लिए दारू में, मतलब क्या चाहता है केजरीवाल, हैं? क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है वो? औरतों की क्यों जिंदगी खराब कर रहा है वो, हैं? बच्चे पियेंगे तो अपने घरवाली को भी मारेंगे, अपनी माँ बहन को भी गाली देंगे, तो क्या जिंदगी रहेगी? कहाँ से खवाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे वो? जब दारू में डूब जाएंगे तो क्या कमाएंगे वो? बेटा मेरा इतना ही कहना है केजरीवाल को, मैं चप्पल से मारूंगी हरामजादे को अगर यहाँ आवेगा तो। देखो, मैं चप्पल से मारूंगी हरामजादे को अगर यहाँ आवेगा तो। केजरीवाल को मैं चप्पल से मारूंगी हरामजादे को अगर यहाँ आवेगा तो। चप्पल से मारूंगी, मैंने बहुत दुख झेला सारी जिंदगी, मैं चप्पल से मारूंगी। हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, पर ये दारू के ठेके बंद कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। भैया गजब हो गया है, तो गजब हो गया, एकदम ही गजब हो गया, खतरनाक वाला गजब हो गया। कह रहे थे हमारे पास कोई कंप्लेंट लेकर नहीं रहा, महिलाएं कहेंगी तो हटा देंगे। महिलाएं कह रही हैं भैया, महिलाएं क्या, सांसद जी भी कह रहे हैं,
गौतम गंभीर जी आज धरना देने पहुंचे, ठीक है ना, सॉरी वर्चुअल रैली में भाग लेते, वहाँ पर जो है आबकारी नीति के खिलाफ, लीजिए साहब सब बैठे हैं आबकारी नीति के खिलाफ धरना देने, कुछ नहीं हो रहा। सांसद कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं, पुरुष कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो केजरीवाल जी को सुनाई नहीं दे रहा है। कहते मंदिर के पास नहीं होनी चाहिए। लीजिए साहब, ये रहा मंदिर, चांदनी चौक का वो मंदिर है हनुमान मंदिर जिसे तोड़वा दिया गया था, अब इसे कोने में साइड में कर दिया गया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया है, ठीक है ना, और बगल से ही वाइन एंड बियर शॉप। आय शाबाश, हनुमान मंदिर के बगल से, गजब हो गया साहब। ये स्थिति दिल्ली की, ये स्थिति है। केजरीवाल जी कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। खैर क्या बोले हैं सब, बाहर जाकर कह रहे हैं हम तो नशा बंद करा देंगे, सांस लेना ही बंद करा दो इन लोगों का। I applied Hollywood UP election and need to travel 1400 किलोमीटर but will vote so saying so everyone please vote। मिश्रा जी बताइए, मिश्रा जी 1400 किलोमीटर दूर से आएंगे, छुट्टी ले ली इन्होंने वोट डालने के लिए, सिर्फ कितना महंगा वोट है, फ्लाइट से आएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, लग गई लंका, इसके बावजूद वोट डालने आ रहे हैं। सोचिए कितना महंगा वोट पड़ने वाला है, इसके बावजूद। आप लोगों को तो थोड़ा तो सोच लीजिए, जब वो आ रहे हैं तो आप लोग भी सोच सकते हैं। आइए साहब, और कौन कौन क्या कर रहा है। मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा, मौलाना मोदी, जरा मौलाना मोदी का देखें। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के चेयरमैन। अरे मार ही डाला, अरे ये किसको, संघी को बना दिया। अरे इनके तो बड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे भैया जेएनयू में। जेएनयू में बड़ा कांड हुआ था भैया, इन्होंने सुई के छेद में से निकाल दिया था कम्युनिस्टों को, अब इनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया। अरे मारा, अरे मारा, कमाल है। जेएनयू के कुलपति थे अभी तक, अब यूजीसी का चेयरमैन बना। अब यूजीसी क्या करेगा? यूजीसी बेसिकली क्या करता है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, जिस विश्वविद्यालय के जैसे वो वाइस चांसलर थे, उनको परमिशन तुम चला सकते हो नहीं चला सकते, वो परमिशन जो है यूजीसी देता है, उनको ग्रांट यूजीसी देता है। जो नेट के एग्ज़ाम हैं, प्रोफेसर्स वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो यूजीसी कंडक्ट कराता है। तो इतने खतरनाक संघी को भाई, इतने खतरनाक संघी को पहुंचा दिया। जेएनयू के इस विवादित वीसी को बनाया गया यूजीसी का चेयरमैन। जाने क्या काम करता है यूजीसी, वो तो काम तो बता ही दिया। तो जेएनयू के विवादित वीसी हैं साहब। अब तक तो इन्होंने जेएनयू में ही लंका लगाई थी, बची कुची लंका जो बची है ना, जो ये यूनिवर्सिटीज़ चल रही है ना फर्जी, जो मास्टर जो नियुक्तियाँ पा रहे हैं फर्जी, इन सब पर अब रोक लगने वाली है बड़ी जल्दी। अभी बड़ा हंगामा होने वाला, सारी यूनिवर्सिटी वाले हाथ खड़े करके चिल्लाने वाले। देखो आज बता रहा हूँ मैं आपको, बाद में मत कहना बताया नहीं था, आज पहले से अभी से बता रहा हूँ, भयंकर हंगामा होने वाला है, ज़बरदस्त हंगामा होगा। देबू फरताल जी कहते इफ़ यू डोंट वोट करेक्टली इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली, इससे भी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। तो साहब यूजीसी के चेयरमैन बन गए हैं जगदीश कुमार जी, और अब जगदीश कुमार जी का जो मैन इन एक्शन है वो देखने को भी वहाँ मिलेगा, मज़ा आएगा। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे यार, क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटीज़ बदल दोगे, वीसी बदल दोगे, कोर्स बदल दोगे, फलान कर दोगे, ठिकान कर दोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? अभी तो शुरुआत भी नहीं है, तब ये फ़र्क पड़ रहा है। अभिषेक जी धन्यवाद। आइए, संस्कृत बोलने वाले ड्राइवर ने संस्कृत में ही कराई अपने मकान की रजिस्ट्री। ड्राइवर ने संस्कृत बोलते हैं साहब, ड्राइवर हैं कहने के लिए। मकान की रजिस्ट्री जो है वो संस्कृत में ही कराई। मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी बार ऐसी रजिस्ट्री हुई है, और दूसरी बार भी उज्जैन से ही हुई है। तो संस्कृत में हुई भाई पूरी रजिस्ट्री। सारे लोग उल्टे हो गए, रजिस्ट्रार साहब बोले हम तो नहीं कर पाएंगे, वो भी अड़ारा बंदा बोले ना, रजिस्ट्री तो होगी तो संस्कृत में ही होगी। तो आखिरकार इस पर सहमति बनी, भैया हिंदी और संस्कृत दोनों में कर देंगे। लेकिन उसको करने के लिए भी खास रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उन खास रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री करी। तो बड़े कमाल की बात है, ये ऐसा भी हो जाता है। तो ये फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मोदी सरकार है साहब, चाहे जेएनयू में रहें तब आप नारेबाजी कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, झुकते किसी के आगे हैं नहीं। ये बात शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं है, शायद विदेशियों को ये बात मालूम नहीं है।
टेस्ला अभी भी प्रयास कर रहा था कि भैया हमको इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे दो। आखिरकार भारत सरकार ने आज एक बार में ठुकरा दी मांग और स्पष्ट रूप से कह दिया ये संभव नहीं है। भारत सरकार ने ठुकराई टेस्ला की मांग, इंपोर्ट ड्यूटी में नहीं मिलेगी राहत, देश में निर्माण शुरू करे कंपनी। स्पष्ट रूप से कह दिया भाई आप यहाँ आकर असेंबल कर सकते हैं, पार्ट्स ला सकते हैं, यहाँ आके असेंबल कर सकते हैं, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोचें पूरी कार आप इंपोर्ट करें उसमें आपको छूट मिल जाए तो वो छूट आपको नहीं मिलने वाली। वैसे टेस्ला को एक बात बता दूँ, आप ज़्यादा मत कूदिए, क्योंकि भारत की 2-3 कार आ चुकी हैं मार्केट में, भारतीय 2-3 कार इलेक्ट्रॉनिक कार आ चुकी हैं और 5-6 कार अभी और आने वाली हैं 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्स। तो इसलिए ज़्यादा उछल कूद ना मचाएं। पता चला आप देर कर दें तब आएँ जब ऑलरेडी भारत का मार्केट जो है सैचुरेटेड हो चुका हो, कुछ ना बचे फिर उसमें। तो ये भी थोड़ा सा टेस्ला जैसी कंपनियों को सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, ज़रा कनाडा की बात कर लें। कनाडा में बड़ा मज़ेदार हिसाब किताब चल रहा है, बहुत ही आनंद चल रहा है। ये क्या हो रहा है, सब टेम्प्ररी घर बन रहे हैं। घर कहाँ बन रहे हैं, सड़क के ऊपर। वो अपने यहाँ बने थे ना दिल्ली में, हाँ 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 वही वाले वो यहाँ भी बनने शुरू हो गए, कनाडा में भी। और बेटा खेलो, और खेलो, मज़े कर लो। बढ़िया हाईवे के बीचों बीच बन रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हा, बहुत बढ़िया। भारत में जो किया था वो भुगतना पड़ रहा है। इसको कहते हैं कर्मा स्ट्राइक्स बैक। किस प्रकार से अपने कर्मों को भुगतना पड़ता है। लीजिए साहब, वीडियो भी देख लीजिए। बढ़िया प्लाईवुड के बढ़िया घर बन रहे हैं, इनमें ठंड नहीं लगेगी, इनमें है ना, इनमें ठंड नहीं लगेगी, वुडन ना, तो ठंडी वंडी नहीं लगेगी। अच्छा है, बढ़िया है, बनाओ। एक आध घर का पैसा चाहिए तो हम भी दे देंगे, मैं बता देना कितना पैसा लगना है इसमें। बनाइए, बहुत अच्छा है। ब्रर, कितना आनंद आ रहा है इस आवाज़ को सुनने में। भारतीयों को मदद करनी चाहिए भाई, जो कनाडा में भारतीय हैं वो मदद करें इनकी जाके। बहुत बढ़िया, फुल सपोर्ट हमारी तरफ से। तो सच इज ट्रू दैट व्हाट लैंग्वेज यू प्रेफर वी विल लिसन यू माय ग्रैंडफादर रिटायर्ड जज। एक मिनट, यूज्ड टू डू हियरिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। वेरी गुड मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अगर ऐसा हो जाए तो आनंद ही आ जाए, यदि ये और हो जाए तो। तो साहब कनाडा में सड़क के ऊपर घर बनने शुरू हो गए, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। झगड़े शुरू हो गए आपस में, जरा देखें। जगह लोग ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं तो आपस में विवाद हो रहे हैं, ट्रकर्स कॉन्वॉय और नॉर्मल लोगों के। कमाल हो गया। बड़े परेशान है बेचारे। खैर जो भी होता अच्छे के लिए होता, जैसा करते हो वैसा ही भरते हो। आइए जरा कनाडा की सुबह दिखाएं आपको, आजकल कनाडा की सुबह कैसे हो रही है। हाँ क्या बढ़िया, बर्फ़ पड़ी हुई है, देखिए कितना चकाचक। देखिए सुबह कैसी होती है वहाँ की। आनंद में है आजकल कनाडा वासी।
और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आजकल बड़े परेशान हैं, क्योंकि आजकल उनका नाम ट्रूडो नहीं ट्रूडआउ हो गया है। तो ट्रूडआउ जो है उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, फंस गए बड़ी बुरी तरह से। गुरुदेव शाहीनबाग एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था, उसके बाद दलाल आंदोलन एक प्रोटोटाइप था, अब कनाडा में वर्किंग मॉडल बनेगा। जगू और ट्रूडो अब फंस गए, हाँ बुरी तरह से फंस गए सर, बुरी तरह से फंस गए। चलिए ट्रूडआउ साहब का एक वीडियो भी आया है, ज़रा देख लें। This is how Justin Trudeau and his closest friends are rigging the system to enrich themselves while working Canadians fall behind. This is a photo of Justin Trudeau's wedding party. जस्टिन ट्रूडो की जब शादी हुई थी तब की फोटो, और एक एक को जरा ध्यान से पहचानिएगा। Let's examine some of the faces here. Here's Gerald Butts. Justin Trudeau made him principal secretary in the Prime Minister's office. इनके दोस्त ने खास इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया पीएमओ में, where he made an undisclosed salary but charged thousands of dollars in moving expenses to Canadians to move from Toronto to Ottawa, and likely collected severance when he was forced to resign over his involvement in the SNC-Lavalin corruption scandal. तो करप्शन के कारण इनको रिजाइन भी करना पड़ा ट्रूडआउ के दोस्तों को। Despite resigning in disgrace, Butts returned to work on the Liberal Party's national campaign in 2019, while his new employer, Eurasia Group, has received a series of untendered, sole-sourced contracts from the Trudeau government. Here is Seamus O'Regan. Justin Trudeau made him Minister of Veterans Affairs, then Minister of Indigenous Services, and now Minister of Natural Resources. At each portfolio, Justin's friend Seamus has failed. एक और दोस्त है। He failed in previous ministries, getting into trouble for his comments about veterans, getting into lawsuits with veterans, and posting vanity photos of himself flying on private jets. Speaking of private trips, O'Regan failed to disclose his luxurious vacation to Aga Khan's private island, alongside Justin Trudeau. Before giving We Charity over $900 million in government money, O'Regan and Trudeau's chief of staff, Katie Telford, helped raise We Charity over $400,000. And of course, We Charity went on to pay Justin's mom over $250,000, his brother over $32,000, and his wife over $24,000. आई शाबाश, चैरिटी का पैसा घर वालों में बांट दिया। गरीब है ना बेचारे, गरीबों बेसहाराओं की मदद कर रहे हो। ओहो हो। Seamus O'Regan is well known as Trudeau's worst minister, jumping from position to position. Luckily for him, his failures don't matter when you're friends with the groom. Here's Mark Miller, a lifelong... साहब पूरी पोल खुल गई, बड़ा खतरनाक वीडियो है। सारे दोस्तों की पोल खुल गई, सबको सेट कर दिया बंदे ने। केजरीवाल का भी बाप है ट्रूडआउ, केजरीवाल का भी बाप है भाई, कमाल है, गजब है साहब। एनोनमस को ये कहते नितिन जी एक बार सारे हिंदुओं को बोल दो यूपी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। भाई साहब और क्या बोल रहा हूँ, गला थक गया मेरा बोल बोल के, है ना। तो भाई सब लोग चले जाना यूपी के, मतदान कर देना, नहीं तो ये भाई साहब लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो कनाडा की ये हालत है, बट आई एम लविंग इट। एंड जस्टिन इज ट्रूडआउ हो रहा है उनका फिलहाल। खैर परेशान है, खड़े होते हैं थोड़ा सा भी झुककर तो फिर उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, इसलिए ट्रूडआउ है उनसे आज से उनका नाम। जस्टिन ट्रूदोस्त, दोस्ताना जी। चले साहब, ये तो इनकी बात हुई, जरा पाकिस्तान की बात कर लें। तो साहब बलूचिस्तान में
ड्रोन उड़ा रहे थे, ड्रोन से ढूंढ रहे थे। बलूचिस्तानियों ने ड्रोन मार के गिरा दिया। इससे पहले तो उनके सैनिकों का ज़बरदस्त नुकसान किया। करीब 200-250 सैनिकों का नुकसान अभी तक पाकिस्तान का हो चुका। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार अपना काम करती जा रही है। बहुत जल्दी हो सकता है फ्री भी हो जाए, है लिबरेट हो जाए बलूचिस्तान, क्या मालूम, किसने देखा है। आइए संस्कार देखिए साहब, ये सनातन धर्म है। कुछ लोग मार के काट के खा जाते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म कि भाई साथ में बैठ के खा रहे हैं पंगत में। कर्मा इज हिटिंग बैक, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। खैर वीकेंड है सर, थोड़े मज़े ले लीजिए। एक वीडियो बड़ा मज़ेदार है, ज़रा देखिए, आनंद आएगा। तो हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में कोई आता नहीं, ना किसी को भेजा जाता है, यहां पर बुलाया जाता है। प्रियंका गांधी कहती है, ना तो मैं यहां आई हूं ना भेजी गई हूं, मुझे मेरे भैया ने बुलाया है। राबड़ी जी जब राजनीति में आई थी तब वो कहती थी, हमको तो हमारे सैया ने बुलाया है। राहुल गांधी के इकलौते शख्स हैं जिनको ना तो किसी ने भेजा है, ना वो आए हैं, ना किसी ने बुलाया है, उनको ठेला गया है। हालांकि इससे पहले जो यूपी में गठबंधन हुआ है अखिलेश और मायावती का, तो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी। लेकिन राहुल गांधी का मानना था कि जब हमारे पास खुद की बहन जी है तो हम दूसरे की बहन जी से राखी क्यों बंधवाएं। अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी की राजनीति में आने की कहानी, वो राजनीति में कैसे आई। एक दिन राहुल बाबा 10 जनपद में वीडियो गेम खेल रहे थे। उनकी मम्मी ने कहा, बेटा 10 जनपद में नहीं राजपथ में जाके खेलो। मम्मी वहां नहीं जाऊंगा, मोदी आ जाता है। बेटा मोदी के साथ खेलो। मोदी के साथ क्या खेलूं मम्मी, खेलने नहीं देता। जैसे खेलता हूं ना हर गेम वही जीत जाता है। और कभी कभी कोई गेम ऐसा होता है जिसमें मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, वो गेम चेंज कर देता है। बड़ी मेहनत से मैंने राफेल सीखा, उसने गेम चेंज कर दिया, कश्मीर शुरू हो गया। फिर जब तक अहमद पटेल अंकल मेरे को कश्मीर सिखाते हैं, वो फिर गेम चेंज करके पाकिस्तान करने लगते। फिर मैंने पाकिस्तान सीखा थोड़ा सा। गेम खेलने ही वाला था तो अपना सिद्धू है ना, सिद्धू उसी ने आके अपना खेल बिगाड़ दिया। बोला बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम एक काम करो, शांति से मंदिर चले जाओ। मैं मंदिर जा रहा हूँ, एक काम करना, अहमद पटेल अंकल से पीछे से मेरा जनेऊ भी भेज देना। साथ में जीजा जी को भी लेते जाओ। रास्ते में ईडी का ऑफिस आएगा, वहां पर ड्रॉप कर देना। सब ये स्थिति है। कॉमेडियन साहब हैं, किसी ज़माने में मोदी जी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, उन्हें समझ में आ गया मजाक उड़ाने से काम बनेगा नहीं, राह बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वही। ठीक है ना। और जी आज आपने अपने नए बहनोई और उनके परिवार को आपका वीडियो दिखाया, वो भी आपके परिवार में आ रहे हैं। अरे वाह, आशीर्वाद में, क्या बात है मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, स्वागतम, सुस्वागतम, बहुत अच्छा। खैर आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है ना जगह जगह, और लगभग कमोवेश सबका यही हाल है वर्क फ्रॉम होम का। ज़रा देखें क्या हाल है। अच्छा कपड़ा तान थोबड़ा, मैं चादर बदलनी है। यार मम्मी ऑफिस का काम कर रहे हैं यार। काम करना 4 दिन हो गए तेनू, ना निक्कर बदली ना चादर बदली है। तो ये की हो गया? तो बदबू मारी जाना तू। यार तुसी निक्कर सूंगी है। मैं तेरी मां आ। अच्छा मैनू पता है कि की हो रहा की नहीं हो रहा। Okay, so let me tell you one thing. राजमा चावल खा लेना। एक मिनट रुक जा, म्यूट पे कर दिया करो। मूतना तो बाहर जाके मूतना नहीं, म्यूट करना यार। हाँ खा लेंगे जाओ खा लेंगे यही काम है। और धीरे बोलो यार। प्याज भी छीलनी पड़ रही भाई। Okay, Mike, I can do one thing for you. I can give you a discount of like $10. Mike, just give me 1 second. Mike, just give me 1 second. और रुक जा, रुक जा। Mike.
गाला काते कटना है, अंग्रेज ने सुन लेना थे गल्ला सोन लेना सोन ले बस फिर गई तेरी नौकरी सामने। तो साहब ये कमोवेश सब घर में यही होता है, नहीं मेरे यहाँ भी यही होता है। घर में ऑफिस होना ही पाप है, घर से दूर ही रहना चाहिए आदमी को। कुछ भी काम होगा ना पट से तुरंत आ जाओ जी, बहुत इजी है, हाँ? पटाख से आ जाओ। इसलिए रात में लाइव करना सबसे आसान है, कम वक्त साहब सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। दिन में तो बड़ी दिक्कत है भाई। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कमाल है साहब। मम्मी ये कुछ भी कह सकती हैं, निक्कर वाली बात पे लोग हंस रहे हैं। नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। आइए, कुछ लोग संसाधनों को लेकर रोते रहते हैं और कुछ लोगों को आदत होती है किसी भी चीज़ परिस्थिति में खुश रहने की। आइए, ये छोटे बच्चे कुछ वही सिखा रहे हैं। हालांकि वीडियो पुराना है लेकिन आप इसको देखिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। क्या गजब बिलियर्ड चल रहा है साहब। ओ हो ओह, हट जा भाई, हट जा हट जा। स्टाइल देखो यार इस छोकरे का, बाई गॉड आनंद आ गया। ये देखो, ये मारा, आ हा भाई गजब है। किसी भी परिस्थिति में खुश रहना इसको बोलते हैं, रोना पीटना नहीं। ये नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिकान नहीं है। कुछ लोग रोते ही रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन बच्चों से सीखिए, इन बच्चों से सीखिए, बहुत काम की चीज़ है। आइए एक और चीज़ बताएं, एक और वीडियो देख लीजिए ज़रा। इन्होंने चूहा पकड़ लिया है साहब, छोड़ने को तैयार नहीं है। शौक बड़ी चीज़ है, बिल्कुल विमल जी, शौक बड़ी चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ सीखनी चाहिए, बच्चों से कई बार चीज़ें सीखने को मिलती है। आज एक बच्ची का वीडियो बहुत वायरल रहा, इतना वायरल था कि लोगों ने बोला चलाने के लिए, लेकिन हमने कहा इतना वायरल ऑलरेडी हो चुका, अब उसको क्या चलाएं। तो दूसरी बच्ची का वीडियो मिल गया, ज़रा उसको देखते हैं। Então quer pegar o John? Então quer pegar o John? Porque não entende. अरे मार ही डाला, पता नहीं क्या क्या बोल डाला भाई, बड़ा जोर से डांट दिया इन्होंने पापा को। Quer pegar o John? Então quer pegar? हाँ, जय 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 जय। हाँ, अरे गजब साहब, सब समझ में आ गया। बड़ा खतरनाक डांटा भाई, बहुत ही खतरनाक डांटा है। भारत दर्शन सुख दुख आप ही कराते हैं सर, आपके परिश्रम को वर्णन। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मारने नहीं दे रही, हाँ बिल्कुल। और भाषा देखिए साहब कौन सी थी, भगवान जाने कौन सी दुनिया की भाषा क्या बोली, भगवान जाने। चैचे 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 हो गई, बस कुछ भी करके डांट देना है। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.शुक्लाइन@UPI। भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। लाइव ख़त्म होने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा आपका लाइक हटा तो नहीं है।
और कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा इस लाइव के ख़त्म होने के बाद। 2 मिनट लगेंगे शायद आपको। और इसके अलावा जितने लोग इसके बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं, वो भी लाइक आवश्यक रूप से करें। जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया है यूट्यूब ये सोचकर कि उनकी जानकारी चली जाएगी, तो आपको ये बता दूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड का मोबाइल है, यानी गूगल का मोबाइल है। उसको ये भी पता है कि आपने अपनी पत्नी से आज दिन भर में क्या बात करी और किस किस से क्या क्या बात करी। तो इसलिए घबराइए मत, लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आप वीडियो को लाइक कर पाएंगे और तभी हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, तभी आप हमें सब्सक्राइब भी कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को। उमेश प्रताप सिंह जी स्पेनिश बोल रही थी, ओह क्या बात है, आपने पता लगा लिया, वेरी गुड। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। और संडे को हम प्रयास करेंगे एक विशेष मेहमान का। उसके लिए हम ट्विटर पे अभी एक पोस्ट डालेंगे धर्म से संबंधित, हम धर्म के किसी एक्सपर्ट को लेकर आएंगे। तो धर्म से संबंधित आपके मन में जो सवाल हो ट्विटर पे अभी थोड़ी देर बाद मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ, तो उस ट्वीट के नीचे आप रिप्लाई में अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, राइट। तो वो हम आपके सवाल उनसे पूछ लेंगे। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।